कहना चाहूंगा कि बजट में युवाओं को लेकर के काफी अनाउंसमेंट पहले भी किए गए थे और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक अलग से मंत्रालय बनाया और उसके अलावा यहाँ पे भी विभाग बना दिया गया। तो इससे कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही हैं अगर हम गौर करें उस पर, तो कि उस ग्रामीण सेक्टर के उस प्रतिभा को आगे ला करके और उसे रोजगार के जरिए से जोड़ा जा सके ताकि वो आगे अपना जीवन यापन कर सके, खुशहाली का अपने को एक महसूस कर सके कि चले मैं बेरोजगार भी हूँ। सरकार ये बात पहले कह चुकी है, लेकिन चुनाव से पहले नहीं कहा, बाद में कहा है कि केवल नौकरी का मतलब ये मत समझे कि सरकारी नौकरी हमें मिलेगी, हम आपको अवसर देंगे। वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किसे गेन कर पाते हैं, इस वजह से क्या उम्मीद करते हैं। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये राजनीतिक घोषणाएं करके और उसे पूरा नहीं करना, इसके तौर पर जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं विश्वासघात करने का काम किया जाता है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बड़ा अंतर जो इस बजट को पेश करने से पहले दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि पिछले बजट को पेश करने से पहले इस राजस्थान में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया और हर व्यक्ति से उसकी राय जानी गई। एक इतना बड़ा कह सकते हैं कि ऑनलाइन कैंपेन इन्होंने चलाया और ये कहा कि हम आम आदमी का राजस्थान के लिए बजट पेश करेंगे। तमाम अलग अलग वर्गों को बुलाया गया, चाहे व्यापारी वर्ग हो, कृषक वर्ग हो, युवा वर्ग हो, और उनसे ऑनलाइन इन्होंने एडवाइस ली और ये कहा कि हम इस बजट को आम आदमी का बजट बनाएंगे। तो क्या एक साल के बाद अब जो बजट पेश करना चाह रहे हैं उसमें आम आदमी की, इस प्रदेश की जनता की भागीदारी को इन्होंने आवश्यक नहीं समझा? क्या इस बार उन्होंने राय लेना क्यों नहीं उचित समझा? जो प्रोपेगेंडा इन्होंने पिछली बार किया था, जिस तरीके से मीडिया को पूरे तरीके से पब्लिसिटी के लिए उपयोग में लिया था और ये कहा था, एक महीने तक उसका प्रचार किया था कि हम जो बजट लेकर आ रहे हैं वो आम आदमी का बजट लेकर आ रहे हैं, जो हम बजट लेकर आ रहे हैं उसमें सभी वर्गों का पूरे तरीके से उनकी राय जानने के बाद उस बजट को हम इस प्रदेश को समर्पित करें। आज देखिए, जहां तक युवाओं की बात है, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने बिल्कुल सही बात कही कि 15 लाख रोजगार देने की बात कही और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि चुनाव से पहले सिर्फ 15 लाख जो एक फिगर था वो बताया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उसको एक परिवर्तित रूप दिया गया और ये कहा गया कि हम सिर्फ आपको अवसर उपलब्ध करवाएंगे, वो सरकारी नौकरियों की बात नहीं है, वो प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें आपको अवसर उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद अगर आज हम यहाँ बैठकर इस सरकार के कामकाज का आकलन करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक युवा को किसी भी क्षेत्र में इन्होंने नौकरी दी होगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, बल्कि इन्होंने तो पिछली जो नौकरियां थी उन्हें खत्म करने का और काम किया। दूसरी, आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी। आप जो पिछला बजट देखेंगे उसमें पाएंगे कि एक स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा की, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित करेंगे, क्या उसके लिए स्थान का चयन किया जा चुका है, क्या उसके लिए आपकी व्यवस्था की जा चुकी है। तो जो मंशा है वो इनकी बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आती। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, पीपीपी मॉडल की बात करते हैं, एफडीआई मॉडल की बात करते हैं। आपने एक बात कही कि ये केवल दिखावा जो किया जाता है कि बजट से पहले डिफरेंट जो कैटेगरी के लोग हैं उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, लेकिन जब बजट पेश किए जाते हैं तो सरकार अपनी मनमानी करती है। आपने वर्तमान सरकार पे आरोप लगाया, लेकिन अभी जब सुनील जी से हमारी बात हो रही थी तो यही बात थी कि पहला अवसर नहीं है कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को बुलाया जाता है, उनसे व्यूज लिए जाते हैं। वो एक हम मान सकते हैं कि चंद लोग होते हैं, लेकिन एक समाज का उस वर्ग का प्रतिनिधित्व मान के चलिए सैंपल है वो कि भाई किस तरह की उम्मीद लोग करते हैं ताकि सरकार उनकी भावनाओं से अवगत हो सके। ये पहला अवसर नहीं है। आपकी जब सरकार थी, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, इससे पहले कि हम जाएं तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब थे, उनका लेकिन एक तरीका अलग था उस वक्त का। उस वक्त जनरल चर्चा करते थे, लोगों से पूछा जाता था, एमएलए से भी फीडबैक लिया जाता था कि आपके यहाँ पे किस तरह की चीजों की उम्मीद है। कोई कहता कॉलेज खोल दीजिए, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, ये सारी चीजें उस वक्त की वजह। सुनील जी कह रहे थे कि आज बड़ी स्थितियां बदल गई हैं कि एमएलए से पूछा ही नहीं जाता है। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि वर्तमान सरकार ही व्यापारिक वर्ग को और इनको इस बार भी बुलाए गए हैं। सुनील जी खुद भी मुझे लगता है कि उस के सदस्य रहे होंगे। सुनील जी, अभी लोकेश ने बड़ा सवाल खड़ा। बिल्कुल ठीक है कि पहले भी जो तमाम वर्ग होते थे उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता था, उनसे बातचीत की जाती थी, लेकिन इतना बड़ा जो दिखावा
जिसे हम कह सकते हैं कि एक पब्लिसिटी का रूप मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने दिया हो, चाहे वो भैरव सिंह की सरकार रही हो या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की रही हो। इन्होंने 1 महीने तक कैंपेन चलाया, उसको ऑनलाइन कैंपेन का नाम दिया और ये कहा कि हम यूथ से, गृहिणियों से, तमाम वर्गों से जो फीडबैक आ रहे हैं उन्हें इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उनके अनुरूप आपकी भावनाएं जो है कल जब बजट पेश करेंगे वसुंधरा राजे तो उसमें परिलक्षित हो सके। आप जो बात कह रहे हैं हो सकता है उस बजट में उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन जरूर दिखाई दे सके। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, समय कम है, हम एक मुकेश जी से सवाल लेना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी सरकार की जो योजनाएं थी, पिछली बार भी आप लोगों ने कहा कि सरकार ने केवल नाम बदला है, योजनाएं हमारी लागू की हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार ने हमारी योजनाओं को ना तो पूरी तरीके से बंद किया, ना ही उनको चालू रखा। तो हमने हर बार ये आरोप लगाया कि आप चाहे उन योजनाओं को, आपको जो कमी लगती है, आप अपने हिसाब से अगर उसमें किसी तरीके की समीक्षा करके, संशोधन करके लागू रखना चाहते हैं रखें, लेकिन आप ना तो पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं, ना चालू रख रहे हैं, बल्कि आपने बर्बाद कर दिया एक तरीके से। जिस आम आदमी को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा था उस योजना से, वो आपने रोक दिया बीच में। लोगों को पेंशन मिलना बंद हो गई, लोगों को फ्री मेडिसिन मिलना बंद हो गई। तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो पूर्ववर्ती सरकार ने चलाई थी, आपने उनका कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे आप गिना सकें। और रही बात इस चीज की कि आपको ये जब हम प्री बजट की चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है इसमें ये भी आवश्यक एक पॉइंट होना चाहिए कि एक वर्ष का जो पिछला बजट था उसका आकलन किया जाना चाहिए, क्योंकि हम साल दर साल सिर्फ घोषणाओं को उम्मीदों के रूप में पालते रहते हैं कि अब कल जो बजट आएगा उसमें ये तमाम घोषणाएं होनी चाहिए और ये हमें उम्मीदें हैं। लेकिन हमें ये आकलन भी आवश्यक रूप से करना चाहिए कि पिछली सरकार ने जो काम किए थे उनको आपने आगे बढ़ाया या रोक दिया। उसके अलावा जब आपने अपने बजट भाषण में ये आरोप लगाया कि आपने 2500 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू का जो डेफिशिएंसी दी थी हमें, उसको हम चेंज कर देंगे क्योंकि हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर कुशलता है और हम ये राजस्व घाटा को कम करेंगे। तो अब कल हमें ये देखना होगा कि वो 2500 जो करोड़ रुपए का राजस्व घाटा पिछली सरकार का ये काउंट करा रहे थे, उसे कितना कम किया। इसी तरीके से फिस्कल डेफिसिट की बात की थी इन्होंने कि 3% से ज्यादा आपने कर दिया। तो हमें ये भी उम्मीद है कि जिस कार्य कुशलता की बात वसुंधरा राजे करती हैं, वो फिस्कल डेफिसिट कितनी कम करती हैं। एक सबसे बड़ी बात, वसुंधरा राजे हमेशा ये आरोप लगाती हैं कि पूर्ववर्ती सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन था। हमने जब 2008 में सरकार छोड़ी तो लगभग 77,000 करोड़ का इनके ऊपर हमने लोन छोड़ा था, यानी ऋण था। आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सबको याद होगा उस वक्त इनका जो बजट था वो 15,000 करोड़ का था, हमारा बजट 40,500 करोड़ का था। अगर कंपेयर कर रहा है तो उस हिसाब से कंपेयर करें। उसके बाद आप ये बताएं कि आपने 77,000 करोड़ छोड़ा, तो उसको जो कह सकते हैं कि कैलकुलेशन है, आप 40,000 करोड़ और 15,000 करोड़ की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता जो है वो जनता के पास नहीं पहुंच पाती। आप कहते हैं कि भाई इन्होंने कर्ज छोड़ दिया, लेकिन आप नहीं कहते कि हम सिर्फ 15,000 करोड़ की बात करते थे। हमने राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा बजट 40,500 करोड़ का पेश किया और इसमें भी FRBM जो संस्था है, अधिनियम है, उसने उसको सही माना और उसकी जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि 3% की जो एक लाइबिलिटी बना के रखते हैं, जो उनकी शर्त है, उससे भी कम था। ऐसे कोई लोन नहीं देता है। चलिए लोकेश जी,